दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी या रिहाई की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम बनाम सत्ता की, आरोप बनाम सबूत की और लोकतंत्र की असली परीक्षा की। एक ऐसा केस जिसने राजनीति, मीडिया और जांच एजेंसियों तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। तो सवाल सीधा है, क्या यह न्याय की जीत है या राजनीति का नया अध्याय? आइए पूरे मामले को बिना शोर शराबे के सिर्फ तथ्यों और लॉजिक के साथ समझते हैं। आज की कहानी शुरू होती है एक डायलॉग से। ऐसा डायलॉग जो किसी बॉलीवुड ट्रेलर में बजता तो पीछे ढोल नगाड़े बजने लगते। मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा सीट आ जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी का ओपनिंग नहीं था, ये था अरविंद केजरीवाल का तेवर, और वो भी 4 साल बाद वाला 2.0 वर्जन। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और अचानक पुराना फोन भी फास्ट चलने लगता है, कुछ वैसा ही पॉलिटिकल अपडेट। लेकिन सवाल ये है कि ये अचानक आत्मविश्वास आया कहां से? क्या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है या सच में कोई लीगल गेम चेंजर हुआ है? क्योंकि जो हुआ है वो सामान्य फैसला नहीं है। ध्यान से समझिए, ये जजमेंट नहीं है, ये ऑर्डर है, और वो भी ऐसा ऑर्डर जिसने सीधा चार्जशीट को ही क्रैश कर दिया। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही अंपायर ने कह दिया, भाई ये बॉल ही गलत है, खेलो ही मत। कहानी के धागे 2022 से खुलते हैं, 2024 से गुजरते हैं और 2026 में आकर धमाके के साथ सामने आते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो किसी पार्टी के सपोर्टर या विरोधी बनकर देखेंगे तो आधी चीजें मिस कर देंगे। इसे लीगल एंगल से देखिए, क्योंकि जब भी भविष्य में किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होगी, इस केस का रेफरेंस जरूर आएगा। जैसे लॉ कॉलेज में प्रोफेसर कहते हैं, बच्चों ये केस याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, वैसे ही। अब जरा उस रात पर चलते हैं। 21 मार्च, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ जाती है। मीडिया वैन ऐसे जमा जैसे इंडिया पाक मैच हो। रात 9:15 बजे 12 सदस्यों की टीम पहुंचती है और गिरफ्तारी होती है। और बस यहीं से ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ जाती है। कुछ चैनल तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोर्ट ने नहीं, उन्होंने खुद फैसला सुना दिया हो। लेकिन एक बेसिक रूल होता है, जब तक अदालत दोष साबित ना करे, व्यक्ति निर्दोष है। ये हम सबको 8वीं क्लास की सिविक्स में पढ़ाया जाता है, पर टीआरपी की क्लास में शायद ये चैप्टर स्किप हो जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2021, दिल्ली में नई शराब नीति लागू होती है। 2022 में आरोप लगते हैं कि इसमें गड़बड़ी है, सस्ती शराब मिलने लगती है और जनता खुश। लेकिन राजनीति में अगर जनता खुश हो जाए तो किसी ना किसी को शक जरूर हो जाता है। रिपोर्ट जाती है एलजी के पास, मामला रेफर होता है। अगस्त 2022 में सीबीआई केस दर्ज कर लेती है और वहीं से खेल शुरू। फिर एंट्री होती है ईडी की और लग जाता है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये कोई हल्की फुल्की धारा नहीं है, इसमें बेल लेना वैसा है जैसे जेईई एडवांस्ड में टॉप करना। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। मतलब उल्टा सिस्टम, पहले आप जेल जाइए, फिर अपनी बेगुनाही साबित कीजिए। धीरे धीरे गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और कई अन्य। 23 आरोपियों की लिस्ट। मीडिया हेडलाइन में शब्द आने लगते हैं, मास्टरमाइंड, किंगपिन, सरगना, जैसे किसी क्राइम वेब सीरीज का पोस्टर हो। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? आरोप तय होने से पहले ही चार्जशीट को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा प्रक्रियात्मक त्रुटियां हैं, जांच में गंभीर सवाल हैं, और यहीं से कहानी पलट जाती है। अब सवाल यह नहीं कि कौन सही कौन गलत, सवाल यह है कि क्या एजेंसियों ने अपनी सीमाएं पार की? क्या राजनीतिक चतुराई शामिल थी? और अगर थी तो उसका असर सिर्फ एक नेता पर नहीं, पूरे लोकतंत्र पर पड़ेगा। तो अब कहानी पहुंचती है असली ट्विस्ट पर। नाम है पीएमएलए। पूरा नाम बोलने जाओ तो सांस फूल जाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन असली कहानी इसके अंदर छुपी है। अब सामान्य कानूनों में क्या होता है? पुलिस आरोप लगाएगी, सबूत देगी और कोर्ट तय करेगा कि आरोपी दोषी है या नहीं। लेकिन पीएमएलए में थोड़ा उल्टा पुल्टा गेम है। यहां आपको खुद साबित करना पड़ता है कि भाई मैं निर्दोष हूं। मतलब जैसे टीचर बोले तुमने चीटिंग की है,
और आप कहो, मैम आपने पकड़ा क्या? तो जवाब आए, नहीं पकड़ा, पर तुम साबित करो कि नहीं की। अब सोचिए, ऐसे कानून में बेल लेना कितना मुश्किल होगा। जज को संतुष्ट करना पड़ता है कि आरोपी पहली नजर में निर्दोष लगता है, और यह लाइन इतनी पेचीदा है कि कई बार वकील भी सिर खुजा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यही हुआ। पहले ईडी ने केस दर्ज किया, फिर ईसीआईआर। अब फर्क समझ लीजिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, ईडी ईसीआईआर दर्ज करती है। नाम अलग, काम लगभग वही, और फिर शुरू हुआ समन का सिलसिला। 1, 2, 3, 9 समन। ये वैसा ही था जैसे कॉलेज में अटेंडेंस 75% चाहिए और आप 20% पर अटके हो। हर हफ्ते मैसेज आता है, कृपया हाजिर हो। लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अग्रिम जमानत की मांग हुई। लेकिन पीएमएलए में अग्रिम जमानत, वो तो जैसे आईपीएल में अंपायर खुद बैटिंग करने आ जाए, मुश्किल है। अब गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी हुई। ईडी की तरफ से बड़े बड़े नामी वकील, इधर बचाव पक्ष भी कम नहीं, और सबसे दिलचस्प, केजरीवाल खुद कोर्ट में खड़े होकर दलील देते हैं। ये थोड़ा फिल्मी सीन जैसा था, जैसे कोई हीरो खुद अपना केस लड़ रहा हो। उन्होंने सवाल उठाया, अगर कोई किसी का नाम ले ले तो क्या आप सीधे गिरफ्तार कर देंगे? क्योंकि केस में कई गवाहों ने नाम लिया था। कुछ लोग बाद में अप्रूवर बन गए, कुछ को बेल मिल गई। विपक्ष का आरोप था कि जिनकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया, उन्हें राहत मिल गई। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चैप्टर भी उसी टाइम खुला था, जैसे सीरीज में 2 अलग अलग स्टोरी लाइन चल रही हो और अचानक दोनों जुड़ जाएं। देखिए, चंदा लेना अपराध नहीं है, लेकिन अगर चंदे के बदले में नियम तोड़कर फायदा दिया गया तो मामला बदल जाता है। यही आरोप थे। 580 करोड़ रुपए के नुकसान की बात हुई। 92 करोड़ रुपए की कमाई का जिक्र हुआ। पैसा चेन्नई से गोवा गया, फिर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हुआ, ऐसा दावा किया गया। लेकिन कोर्ट में आरोप साबित होने से पहले ही चीजें अटक गई। और यहां आता है सप्लीमेंट्री चार्ज शीट का गेम। नियम कहता है 90 दिन में चार्ज शीट दाखिल करो, लेकिन अगर 80वें दिन ईडी कहे हमें नई जानकारी मिली है, हम सप्लीमेंट्री डाल रहे हैं, तो घड़ी फिर से घूमने लगती है। जैसे मोबाइल का डेटा खत्म होने से पहले आप टॉप अप कर लो और फिर पूरा महीना रीसेट। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले टिप्पणी की थी कि किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ग्राउंड पर कई मामलों में यही होता रहा। केस चलता रहता है, सप्लीमेंट्री आती रहती है और आरोपी जेल में। अब यहां कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आरोप तय होने से पहले ही पूरी चार्जशीट पर सवाल उठा दिए गए। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही पिच को अनफिट घोषित कर दिया गया, और यहीं से पॉलिटिकल बहस तेज हो गई। क्या एजेंसियां निष्पक्ष हैं? क्या चुनाव के आसपास अचानक एक्टिव हो जाना सिर्फ संयोग है? देखिए, यह सवाल किसी एक नेता तक सीमित नहीं है। आज ये मामला केजरीवाल का है, कल किसी और पार्टी के नेता का हो सकता है। असली मुद्दा है संस्थाओं की विश्वसनीयता। और मीडिया का रोल भी कम दिलचस्प नहीं रहा। कुछ चैनलों ने पहले ही फैसला सुना दिया था। मास्टरमाइंड, किंगपिन जैसे शब्द घूम रहे थे, लेकिन जब चार्ज शीट ही क्रैश हो गई तो वो हेडलाइन कहां गई? इतने महीनों की जांच, हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट, 23 आरोपी, 25,000 पेज की फाइलें, और फिर कोर्ट कह दे, रुको भाई, पहले ये तो बताओ कि प्रक्रिया सही थी भी या नहीं। यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अब समझिए, आमतौर पर क्या होता है। एजेंसी चार्ज शीट दाखिल करती है, कोर्ट आरोप तय करता है, ट्रायल चलता है, गवाह आते हैं, जिरह होती है, फिर फैसला आता है। लेकिन यहां तो आरोप तय होने से पहले ही कोर्ट ने कहा चार्ज शीट में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां हैं। मतलब यह वैसा हुआ जैसे किसी ने आईआईटी का एग्जाम दिया, रिजल्ट से पहले ही बोर्ड कह दे पेपर सेट करने में ही गलती थी, एग्जाम कैंसिल। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में राजनीतिक चतुराई की झलक दिखती है। अब ध्यान दीजिए, कोर्ट ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक चतुराई शब्द ही काफी था देश भर में डिबेट छेड़ने के लिए। और यही वो पॉइंट है जहां केजरीवाल का पॉलिटिकल रिबर्थ वाला नैरेटिव शुरू होता है, क्योंकि जेल जाने के बाद उनकी छवि लगातार गिर रही थी।
मीडिया ट्रायल, रोज नई हेडलाइन, किंग पिन, मास्टरमाइंड। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वेब सीरीज का विलेन बना दिया गया हो। लेकिन जब चार्ज शीट ही क्रैश हो जाए तो पूरा नैरेटिव उल्टा हो जाता है। अचानक सवाल एजेंसियों पर आ जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आरोप तय ही नहीं हुए तो इतने समय तक जो पब्लिक ओपिनियन बना, उसका क्या? क्या वो भी सप्लीमेंट्री ओपिनियन थी? और यहां मीडिया की भूमिका पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब गिरफ्तारी हुई थी तब कुछ चैनल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे फाइनल जजमेंट आ गया हो। सबूत पक्के हैं, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में ही दिक्कत है, तब वो ब्रेकिंग न्यूज कहां गई? अब थोड़ा संस्थाओं की बात कर लेते हैं। सीबीआई और ईडी देश की बड़ी जांच एजेंसियां हैं। अगर कोर्ट ये कहे कि प्रक्रिया में ही गड़बड़ी है, तो ये सिर्फ एक केस का मामला नहीं रह जाता, ये संस्थागत विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है। क्योंकि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कोई लॉ स्टूडेंट ये केस पढ़ेगा, तो वो किसी नेता का नाम नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा इस केस में कोर्ट ने जांच एजेंसी पर सवाल उठाए। और यही असली चिंता है। लोकतंत्र में संस्थाएं मजबूत हों, ये जरूरी है, वरना हर गिरफ्तारी पर लोग कहेंगे, भाई ये लीगल है या पॉलिटिकल? अब दूसरी तरफ राजनीति तो अपना काम करेगी ही। बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कोई इसे सत्य की जीत बता रहा है, कोई तकनीकी आधार पर राहत कह रहा है। लेकिन सच ये है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन फिलहाल जो हुआ है वो असाधारण है, क्योंकि चार्ज फ्रेम होने से पहले ही पूरा केस झटका खा गया। और अब केजरीवाल का वो चैलेंज वाला बयान समझ आता है। आत्मविश्वास यूं ही नहीं आता। जब कोर्ट आपके खिलाफ लगे आरोपों की बुनियाद पर ही सवाल उठा दे, तो पॉलिटिकल माइलेज तो मिलेगा ही। ये पूरा केस हमें एक बेसिक चीज याद दिलाता है, आरोप और दोष में फर्क होता है। ये फर्क पतली सी लाइन है, लेकिन लोकतंत्र की नींव उसी लाइन पर टिकी होती है। तो कहानी यहां से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि केजरीवाल सही थे या गलत। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक टाइमिंग के साथ हो रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ एक पार्टी पर नहीं, पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। जो हुआ है वो सिर्फ एक कानूनी मोड़ है, आखिरी फैसला नहीं। कोर्ट ने चार्जशीट पर सवाल उठाए, प्रक्रियात्मक खामियां बताई, राजनीतिक चतुराई जैसे शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपील का रास्ता खुला है। पर असली बात समझिए, इस ऑर्डर ने एक नैरेटिव तोड़ दिया है। महीनों तक जो छवि बनाई गई थी वो अचानक हिल गई, जैसे किसी ने पूरा जेंगा टावर हिलाकर रख दिया हो। अब सवाल ये उठता है, लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता कितनी मजबूत है? क्योंकि आज मामला अरविंद केजरीवाल का है, कल किसी और पार्टी का हो सकता है। अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़े, तो यह सिर्फ एक केस नहीं, सिस्टम की सेहत का मामला है। और मीडिया की भी परीक्षा है, क्योंकि मीडिया का काम है सवाल पूछना, न कि फैसला सुनाना। जब गिरफ्तारी हुई थी तब कई हेडलाइंस में मास्टरमाइंड शब्द घूम रहा था, लेकिन जब आरोप तय होने से पहले ही चार्जशीट पर सवाल उठ गए, तो क्या उतनी ही जोरदार हेडलाइन बनी? ये वही महीन लाइन है आरोप और दोष के बीच की। सिविक्स की किताब में पढ़ाया जाता है, लेकिन प्राइम टाइम की बहस में अक्सर गायब हो जाता है। अब पॉलिटिकल असर की बात करें तो केजरीवाल का आत्मविश्वास समझ आता है। जेल, चुनाव, बेल, फिर वापसी, ये पूरा रोलर कोस्टर रहा। बीच में उनकी छवि को बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस ऑर्डर के बाद वो पीड़ित नेता की छवि में भी दिख सकते हैं। राजनीति में ये कार्ड काफी ताकतवर होता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे तकनीकी राहत बता रहे हैं। उनका कहना है कि असली ट्रायल अब भी बाकी है। और सच भी यही है, कानून की प्रक्रिया लंबी होती है। लेकिन एक चीज तय है, ये केस आने वाले सालों में रेफरेंस बनेगा। लॉ स्टूडेंट्स इसे पढ़ेंगे, बहस होगी कि क्या पीएमएलए जैसे कानूनों का इस्तेमाल संतुलित तरीके से हो रहा है। क्या सप्लीमेंट्री चार्जशीट का चक्र कहीं सिस्टम को अनिश्चितकालीन जेल में बदल तो नहीं देता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनावी मौसम में एजेंसियों की सक्रियता महज संयोग है? यह सवाल सिर्फ एक पार्टी पर नहीं, पूरे लोकतंत्र पर लागू होता है। देखिए, लोकतंत्र में असहमति होना सामान्य है, आरोप लगना भी सामान्य है, लेकिन अगर संस्थाओं की
निष्पक्षता पर भरोसा डगमगाए तो वो खतरनाक संकेत है। आज की कहानी हमें यही सिखाती है, कानून की प्रक्रिया का पालन सिर्फ तकनीकी औपचारिकता नहीं है, वही न्याय की नींव है। अगर प्रक्रिया में ही दरार हो तो पूरी इमारत हिल जाती है। तो आखिर में ये कहानी किसी एक नेता की जीत या हार की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की मजबूती की। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है, तो याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, वो सवाल पूछने से चलता है। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक केस नहीं, एक बड़ा सवाल है हमारे लोकतंत्र पर। आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट गिरी, लेकिन असली फैसला अभी जनता की अदालत में बाकी है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर यह केस उस समय नहीं चल रहा होता तो क्या चुनावी नतीजे अलग होते? क्या जीत वैसे ही मिलती, या जीत के लिए ही पूरा खेल खेला गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर हथियार बहस नहीं, आपका वोट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।